हम चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें तो टॉपिक था क्या बताती हैं हमें किताबें एवं कब्रें, जिसमें हम क्या पढ़े, वैदिक सभ्यता के बारे में खासकर पढ़े, ऋग्वेद के बारे में पढ़े। उस और वैदिक सभ्यता में क्या क्या होता था, लोग क्या काम करते थे, क्या रहन सहन था उसका, ये सब पढ़ लिए हैं। अब हमारा चैप्टर 5 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है। चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। वोट डालने का अर्थ क्या होता है, शासकों का चुनाव करना, एक सामान्य भाषा में कि आप पे कौन शासन करेगा। 5 साल के लिए हम लोग इलेक्ट करते हैं, 5 साल के लिए हम लोग चुनते हैं, तो 5 साल तक अपना शासक ही चुन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी में ऐसे बता दिया गया। कुछ लोग शासक कैसे बने, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। लगभग कितने साल से हम लोग चुनाव करते हैं, लगभग 50 वर्ष से हम लोग क्या करते हैं, चुनाव मतदान के द्वारा करते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन के संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा, जन का अर्थ क्या होता है, लोग। हम पढ़े हैं पीछे कि लोग के द्वारा कुछ राजा थे जो चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करवा देता था और उससे वो क्या बन जाता था, राजा बन जाता, राजा के रूप में प्रसिद्ध हो जाते थे, प्रतिष्ठित हो जाते थे। अब देखो, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए था, एक राजा की तरह प्रसिद्ध होने के लिए। ठीक है, राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या था, कौन सा यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसका देखो प्रोसेस समझ लो। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा को क्या करते थे, राजा के लोग के देख रेख में स्वतंत्र विचरण, मतलब विचरण के लिए मतलब स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, जहाँ घूमना है उसको घूमने दिया जाता था। ठीक है, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, अगर कोई दूसरा राजा उसको रोक लिए तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से, मतलब जो राजा घोड़ा छोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, उसमें क्या किया, वो घोड़ा छोड़ा है। ठीक है, तो उससे क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। जो दूसरा राजा उस घोड़े को रोकेगा वो क्या करेगा, जो राजा इस घोड़े को छोड़ा है यानी अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, उससे क्या करनी पड़ेगी, युद्ध करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, अगर मतलब मान लो किसी दूसरे राजा के क्षेत्र से वो घोड़ा गुजर गया और वो उसको पकड़ा नहीं, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि ये दूसरा जो राजा था जिसका क्षेत्र से वो घोड़ा गुजरा है, वो राजा क्या है, वो उस यज्ञ करने वाले राजा से कमज़ोर है, मतलब वो राजा इससे शक्तिशाली है, इसलिए उसका घोड़ा इधर से गुजर गया। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ठीक है, इसके लिए कुछ खास पुरोहित होते थे, वो इस यज्ञ को करवाते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, और इस यज्ञ में कौन से राजा आएंगे, जिसके क्षेत्र से वो घोड़ा गुजरा पर वो उसको रोका नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वहां से वो उसको उस यज्ञ में बुलाया जाएगा। ठीक है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। जो सारथी होगा राजा का, वही क्या होगा, उसका सहचर होगा। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। ठीक है, राजा जब जीत जाते थे, ये सब बात का गान कौन करता था, उसके जो सहचर होते थे, उसके साथ में जो रहते थे वो। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान
करने होते थे, मतलब वो लोग भी कुछ यज्ञ होता ना, यज्ञ अनुष्ठान पूजा करवाते थे उसके पुत्र और रानियां। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जितने लोग और बुलाए जाते थे वो सब क्या करते थे, सिर्फ बैठ के देखते थे यज्ञ को। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे, और भी बहुत सारे इस तरह का पूजा वगैरह होता था जो कि करते थे, धार्मिक कार्य करते थे। 20 अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, 20 अथवा वैश्य जैसे लोग भी वहाँ पे क्या करते थे, उपहार लेके जाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखो, सबसे ऊपर मतलब पुरोहित को मानते थे उस समय में। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद क्षत्रिय लोग हो गए जो राजा बनते थे। उसके बाद वैश्य जो बिजनेस करते थे, तो वैश्य होते थे। उसके बाद सबसे जो छोटे थे उसका क्या थे, शूद्र थे। उसको बहुत बार अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता, मतलब उसको शामिल किया ही नहीं जाता था, उसको आने तक नहीं दिया जाता था। अब देखो कहता है वर्ण, इसको कर लो। इसमें क्या था कि 20 अथवा वैश्य जैसे लोग उपहार लाते थे, मतलब वैश्य शामिल होता था, परंतु जिसे शूद्र पुरोहित लोग जिसे शूद्र मानते थे उसे कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब वर्ण, इस समय उत्तर में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, उत्तर मतलब खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, कई ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। ऋग्वेद के बाद का जितना भी ग्रंथ है वो सबको क्या कहेंगे, उत्तर वैदिक ग्रंथ। ठीक है देखो, पहले ऋग्वेद की रचना हो गई, ऋग्वेद का जब रचना हो गया उसके बाद जो ग्रंथ लिखाए गए उसको क्या कहा गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। ठीक है, इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। ठीक है, तो क्या समझे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कैसा वेद है, उत्तर वैदिक है। ठीक है, मतलब ऋग्वेद के बाद ये सब लिखा गया। मतलब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से पहले किसको लिखा गया, ऋग्वेद को। मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा हुआ, ऋग्वेद हुआ। ठीक है, और इसके ऋग्वेद हुआ, और इसके बाद लिखे हुए सारे ग्रंथ को क्या बोलते हैं हम, उत्तर वैदिक ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उसके संपादन की विधियां बताई गई है। इस जो ग्रंथ है इसमें क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। ठीक है, इस वेद में यही सब लिखा हुआ है कि बहुत तरह का जो पूजा करके ऐसा करने का जो अनुष्ठान वाला सिस्टम हुआ वो कैसे करना है, उसका जो विधि कैसे क्या रहेगा, कैसे करना है, वो सब वो बताया गया। ठीक है, इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, सामाजिक नियम जो है उसके बारे में भी लिखा गया है इसमें। ठीक है, उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। उस समय के समाज में कई समूह थे। ये समूह में कौन कौन से थे, पुरोहित था, योद्धा था, कृषक था, पशुपालक था, व्यापारिक था, शिल्पकार था, श्रमिक था, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। तो ये पुरोहित और योद्धा वैभवशाली और कृषि और व्यापारी क्या थे, धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये लोग कैसे थे, निर्धन। मतलब देखो, पशुपालक थे, शिल्पकार, ये लोग क्या थे, निर्धन थे, मतलब गरीब तबके का लोग थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। इन्हें वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वो 4 वर्ग में जो बांटा है ना, उस चारों वर्ग क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण बोलते हैं। अब इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक वर्ण के क्या थे, अलग अलग कार्य थे। मतलब ठीक है, उसके मतलब वो जिस वर्ण में, अगर उस वर्ण में कोई बच्चा आता है, पैदा होता है, वो बच्चा को वही कार्य करना होगा जो उस वर्ण के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखो, पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला वर्ण को किसका था, ब्राह्मणों का था। ठीक है, और उसका काम क्या था, ये जो ब्राह्मण लोग था, पहला वर्ण जो था ब्राह्मण, उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना। ठीक है, देखो ये क्या करते थे, वेद जो है ना, ऋग्वेद वगैरह जितने भी वेद थे, इसका क्या करते थे, ये पढ़ते थे और दूसरे को बताते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे, और क्या करते थे, यज्ञ करवाते थे। कोई भी यज्ञ होगा उसका अनुष्ठान कौन करवाएगा, ये ब्राह्मण करवाएगा। ठीक है, तो ये पहला वर्ण का काम था। ठीक है, और इसके बदले में उसे क्या मिलता था, उपहार। ठीक है, दूसरा स्थान था शासकों का। दूसरा स्थान किसका था, शासकों का, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था,
क्षत्रिय कहा जाता था। मतलब दूसरा वर्ण कौन सा था? क्षत्रिय। ठीक है, और क्षत्रिय शासक लोग हुआ करते थे। शासक वर्ग क्या थे? मतलब राजा लोग किसके नीचे आएगा? ब्राह्मण के नीचे आएगा, दूसरा नंबर पे आएगा, ये क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम क्या था? उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरे स्थान पे थे विष या वैश्य। ठीक है, तीसरे स्थान पे विष या वैश्य, दोनों एक का ही नाम है, मतलब विष कहो या वैश्य कहो, दोनों एक ही बात है। तीसरे स्थान थे विष या वैश्य का। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। इनमें क्या आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ क्या कर सकते हैं? यज्ञ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन इस यज्ञ का अनुष्ठान कौन करवाएगा? ये सब चीज करवाएगा कौन? जो अगुवाई करेगा वो ब्राह्मण रहेगा। ठीक है, जो पुरोहित का कार्य करेगा। तो ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान है, वर्णों में जो अंतिम स्थान है किसको मिला है? शूद्र का था। इसका काम था 3 वर्णों की सेवा करना। जो ऊपर के 3 वर्ण पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या बोलते हैं, वैश्य, इसका क्या था? सेवा करना। किसका काम है? शूद्र का, जो सबसे अंतिम माना जाता था। ठीक है, वर्ण में इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। किसको? शूद्र लोगों को कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र समान माना गया। ठीक है, औरत को भी क्या कहा जाता था? शूद्र समान। मतलब वो भी कोई अनुष्ठान में नहीं बैठ सकती, नहीं भाग ले सकती, नहीं अनुष्ठान करवा सकती है। महिलाओं और शूद्रों को कहता है, महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिला और शूद्र जो है वेद को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उसका कोई अध्ययन नहीं कर सकते ये लोग। पुरोहित के अनुसार सभी वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों के अनुसार क्या था? पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण किस आधार पर होता था? जन्म के आधार पे। पहले जो था, हम वैदिक काल में क्या पढ़े थे? उसके काम के हिसाब से उसका वर्ण होता था। जो इंसान जो काम करता है उस हिसाब में वर्ग में रहेगा। लेकिन ये बाद में उत्तर वैदिक काल जब आता है, जब पुरोहित लोग ये बनाने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं? सभी वर्ण का निर्धारण किस आधार पर करने लगते हैं? जन्म के आधार पे। मतलब अगर कोई इंसान मतलब शूद्र के घर में जन्म लिया है, वो शूद्र ही रहेगा, वो सेवा ही करेगा, वो कोई अनुष्ठान नहीं करवा सकता। ठीक है, तो यही है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता का संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। क्या माना गया? अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। ये अछूत वर्ग में किसको रख दिया गया? कुछ शिल्पकार को, शिकारी को और भोजन संग्राहक लोग को, इसको किस में रख दिया गया? अछूत वर्ग में। मतलब उसको माना गया कि इसको छूना जो है ना, मतलब अपने आप को गंदा करने के समान है। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। शव को जो है, मतलब जो डेड बॉडी होता है, उसको दफनाने या जलाने का काम करने वाले को भी अछूत वर्गों में रख दिया गया। लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। ऐसे लोगों का संपर्क क्या माना जाता था? अपवित्र माना जाता था। ठीक है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने इसको स्वीकार नहीं भी किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। ये पुरोहित बनाया था ये सब सिस्टम, लेकिन कुछ राजा क्या थे? अपने आप को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं मानते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो वर्ण जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। व्यवसाय मतलब वो कौन सा काम करते हैं, इस आधार पर उससे भेदभाव करना। मान लो कोई छोटा काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो अछूत है, ये बात मानना गलत मानते थे बहुत सारे लोग। कि कोई राजा है तो वो अच्छा, वो मतलब कि अच्छे हो गए, और अगर हम कोई व्यापारी है तो वो उससे नीचे आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं मानते थे वो। उसको ये भेदभाव अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कुछ लोग क्या सोचते थे कि अनुष्ठान जो है ना, ये यज्ञ का सब कर सके। ऐसा नहीं कि शूद्र और ये महिलाओं को नहीं मिले ये अधिकार, ये गलत मानते थे वो लोग। कुछ लोग ने छुआछूत की आलोचना की। ठीक है, इस आलोचना करने का मतलब उसका बुरा भला, उसके बारे में बुरा बोला। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूरब और उत्तर। किधर? पूरब मतलब राइट साइड, उत्तर मतलब ऊपर साइड। ठीक है, और मतलब कि पूरब उत्तर वाले साइड जितने भी आएंगे उसमें क्या आएगा? उसमें और जो सामाजिक भेदभाव है वो बहुत ही कम मिला। ठीक है, तो ये देखना कि ये ध्यान में रखना, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। ठीक है, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यहाँ पे पुरोहित लोग का प्रभाव ज़्यादा नहीं था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भेदभाव नहीं होता था।
तो यहाँ कहता है लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, क्या किया, यहाँ पे सबको समान अधिकार नहीं था, बाद में ये सब भेदभाव किया जाने लगा, तो ये सब होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जनपद, अब क्या है हमारा टॉपिक, जनपद। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माने जाने लगे। अब जो महायज्ञ करवाते थे, महायज्ञों को कराने वाले जो राजा थे, अब वो क्या हुए, राजा वो जन के राजा ना होकर जनपद के राजा मानने जाने लगे। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। ठीक है, देखो जन का राजा और जनपद का राजा में क्या फर्क हुआ। जन का राजा मतलब जो उस कुछ लोग का, कुछ वो जो लोग है उसके राजा। जनपद के राजा उस पूरा जगह जो है ना, वो पूरे जगह का राजा। जनपद का राजा का अर्थ क्या हुआ कि वो एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया कि इतना क्षेत्र में जो भी चीज आ रहा है इसका कोई एक राजा है। ठीक है, लेकिन जन का राजा का मतलब क्या हुआ, वहाँ जो आदमी है, ये कुछ आदमी का राजा है वो। ठीक है, तो अब क्या कहे, अब जो महायज्ञ करवाते थे वो क्या हो गए, अब जन के राजा नहीं कहलाते, पहले वो जन के राजा कहलाते थे, लेकिन अब जनपद के राजा कहलाते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 49 में दिखाए गए हैं। ठीक है, क्या कहता है कि मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 49 पर दिखाए गए हैं। यहाँ देखो कुछ जनपद यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, मतलब ये सब ऐसा हुआ, जैसे मगध हो गया, बाद में पढ़ोगे कि मगध के बारे में बहुत शक्तिशाली ये था, मतलब जनपद था। तो ये सब कुछ जनपद दिखाया गया है, जो कि क्या था, मतलब यहाँ के एक राजा थे, इस एरिया के एक राजा हुआ करते थे। तो अब क्या हुआ कि बड़ा जो हाँ यज्ञ करने वाले जो अब राजा थे वो क्या हो गए, जन के राजा ना होकर क्या कहलाने लगे, जनपद के राजा कहलाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन के बसने का जगह है, मतलब लोगों का बसने का जो जगह है उसको क्या कहेंगे, जनपद कहेंगे। अब पुरातत्वविद ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है, उसके बहुत सारे अवशेष मिले होंगे, खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा जनपद। ठीक है, तो जो कि पुरातत्वविदों ने क्या किया है, खुदाई करा है, इसको खोज के निकाला है। जाके दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, ठीक है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा में, इनमें से कुछ प्रमुख साइट का नाम दे दिया गया। ठीक है, खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियां में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है, ये ये हमको जनपद के बारे में बताया जा रहा है कि लोग किस में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों को पालते थे, जानवरें पालते थे, और चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, अब देखो, अब लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग क्या करते थे, इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ठीक है, कुछ कैसे होते थे, धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिसे चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते थे चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, पात्र मतलब बर्तन होता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी, ठीक की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होता था। कैसा होता था, ये चित्र था सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिलता था। ठीक है, ये जो चित्रकारी मिलती थी इस बर्तन पे, चित्रित धूसर पे। ठीक है, तो इसका कलर कैसे थे, ये खास जो हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे, कुछ धूसर हुआ करते थे और कुछ लाल रंग के होते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन। अब यहाँ देखो दिखाया गया है, ठीक है, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ठीक है, ये जो चित्रित धूसर है इसमें क्या मिला है, खास करके थाली और कटोरी। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। कैसे हैं, बहुत पतला पतला सतह है इसमें, जैसे यहाँ दिखाया गया हमें। ठीक है, ये सुंदर एवं बोलता है कि ये सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौका पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो देख लिया आप चित्र दूसर, देखो इस पे चित्र बनाया गया है ना, ये चित्र दिख रहा है ना इस पे। अब देखो हम पढ़ने वाले किसके बारे में, महाजनपद के बारे में। ठीक है, पहले तो जन था, मतलब जन का शासक हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हो गया जनपद,
मतलब वो क्या था, एक भूभाग था उसका, ये हो गया। अब बड़ा महाजनपद मतलब बड़ा बड़ा भूभाग आ जाएगा इसमें, उस पर पूरा राज करेगा, तो वो महाजनपद। करीब 2500 साल पहले, कितना साल पहले, 2500 साल पहले। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जो कि मतलब वही जो मतलब एक प्रॉपर एक जो लोग का ग्रुप था, जिस एरिया में वो रहते थे, उस एरिया में जो शासन चलता वो जनपद था। लेकिन वो क्या हुआ, उसी में से कुछ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। महाजनपद कहा जाने लगा। चित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अधिकतर महाजनपद की क्या थी, एक राजधानी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। किलेबंदी का अर्थ क्या हुआ, किलेबंदी का अर्थ समझ लो यहाँ से, किलेबंदी करने का मतलब जब भी आएगा तो क्या समझोगे, चारों तरफ क्या किया गया, लकड़ी का या फिर ईंटा का या फिर पत्थर का क्या किया, ऊंचा दीवार बनाना, ठीक है। ऊंचा दीवार जो बना दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, किलाबंदी करना कहते हैं। इतना तो खैर समझते हो, फिर भी देख लो। ऐसा लगता है कि लोग ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया, ठीक है, मतलब कि दूसरे राजा हमला ना कर दे उसके डर से क्या किया, इस किले का निर्माण किया, मतलब अपना बचाव में, ठीक है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। देखो, किलेबंदी करना वो तो अपना सेफ्टी के लिए था ही, लेकिन अगर कुछ राजा ऐसे भी थे, अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंचा प्रभावशाली दीवार खड़ा करके अपना किसका पहचान देते थे, वो समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। मतलब ये सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि बहुत बार दिखावा के लिए, अपना वर्चस्व बताने के लिए, ठीक है, वो होता था किला बनाना, ठीक है। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। मतलब जैसे मान लो उस किला के अंदर जो लोग हैं, उसके अंदर क्या होता था, उस पर जो शासन कैसे चलाना है, कैसा उसे सब करना है, वो क्या होता था, थोड़ा आसान पड़ता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, बहुत बड़े बड़े प्लानिंग करने होते थे, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। बड़ा बनाएगा तो ज़्यादा खर्च होगा, ये सब चीज़ें। कहाँ ईंटों तथा पत्थर के, हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, बहुत मेहनत किए होंगे। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। इस समय तक जनपद काल में क्या हो गया, राजा, सेना रखने लगे। एक बात ये ध्यान में रखना कि जनपद काल में क्या हुआ कि राजा अपना अपना सेना रखने लगे थे, ठीक है। इस समय में राजा क्या किया, अपना सेना रखने लगे थे। ये कब का बात है, महाजनपद काल का, मतलब 2500 साल पहले क्या बात है, सेना रखने लगे थे। सिपाही को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, ठीक है। इसको क्या होता है, नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले समय में जो है कि सेना रखने का शुरुआत कब किया गया था, तो जनपद महाजनपद के समय में 2500 साल पहले का, 2500 साल के आसपास पहले का बात है, ठीक है ना, 2500 साल पहले का बात। और क्या कहता है, भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो कि पृष्ठ 84 पर चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, के रूप में होता था। किस रूप में होता था, संभवतः भुगतान जो करते थे आहत सिक्कों के रूप में। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अध्याय 8 में हम जब जाएंगे तो उस आहत सिक्का के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कौशाम्बी किले की दीवार, यहाँ पे ये दिखाया गया है, कौशाम्बी का एक किला है, वहाँ का दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, देखो कौशाम्बी किला कहाँ पे स्थित है, आधुनिक उत्तर प्रदेश जहाँ पे है, इसके इलाहाबाद के पास मिला है, ठीक है। ईंट की दीवार का एक अवशेष, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। एक भाग है इसका, जो इसका निर्माण लगभग लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो कौशाम्बी का किला कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में क्या स्थित है, कौशाम्बी का किला, ये ध्यान में रखना है। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, कर के बारे में, यानी कि टैक्स जो लोग पे करते हैं अपना कमाई पे, अपना खेती जो करता है, मतलब किसी भी तरह से अगर आप इनकम आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, अपना राज्य, अभी अपना सरकार को पे करना होता है तो उसमें अपना राजा को देता था, ठीक है। तो वो अब कर क्या है ये देखते हैं, ठीक है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी, संसाधनों की आवश्यकता होगी ही।
इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। महाजनपद का में क्या होता है, इस काल में महाजनपदों के जो राजा लोग थे इस समय पर क्या करते थे, लोग जो उपहार लाता था उसी पर बस निर्भर नहीं थे, बल्कि वो अब क्या किए थे, नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा महाजनपद काल में कर वसूला जाता था, तो हाँ वसूला जाता था। अब देखो, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। ठीक है, उपज का 1/6 मतलब 1/6 पार्ट जो है क्या किया जाता था, हिस्सा कर के रूप में निर्धारित था। तो ये ध्यान में रखना है कि फसल पे जो लगाया गया कर था वो कितना था, 1/6 पार्ट था। ठीक है, कर के रूप में निर्धारित, मतलब 1/6 भाग क्या करता था, मतलब अगर कोई 6 रुपये कमाता है तो 1 रुपये क्या करेगा, किसको देगा वो, राजा को देगा। ठीक है, तो अगर 600 कमाएगा तो 100 रुपये देगा, किसको, राजा का। तो 1/6 पार्ट क्या कहता है, 1/6 हिस्सा किसको दिया जाता था, राजा को देना पड़ता था। तो ये किस पे, फसल पे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे। अब जो कारीगर लोग हैं श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, एक बुनकर है या लोहार है या सुनार है तो इसको राजा के लिए महीने में 1 दिन क्या करना होगा, राजा के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर भी टैक्स था। उसका टैक्स किस रूप में चुकाता था, वो काम करके। ठीक है, पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक क्या करते थे, मतलब कोई जानवर है वो उसको ले जाकर तोहफा में दे दिए, या फिर उससे दूध निकाला तो दूध दे दिया, जो भी उसका उत्पाद जो भी मिले उससे वो चुका देता था। और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारी को भी सामान खरीदने बेचने पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अगर शिकारी लोग और संग्राहक मतलब ढूंढ ढूंढ के जो जमा करता था उसको जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ठीक है, तो समझ गए क्या टैक्स का सिस्टम था महाजनपद काल में। ठीक है, पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि फसल पे कितना टैक्स लगता था, 1/6 हिस्सा। ठीक है, कृषि में परिवर्तन, अब क्या देखने वाले हैं हम, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, कृषि का क्षेत्र में क्या हुआ, 2 बड़ा परिवर्तन। कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले हम क्या पढ़े थे, किसके बने होते थे, लकड़ी के, लेकिन अब क्या हुआ, हल का फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। जब मिट्टी का रहेगा तो मतलब क्या कर, जब लकड़ी का फाल होगा तो बहुत मुश्किल होता होगा, तो अब फसल ज़्यादा उसमें नहीं कर पाता होगा लोग। लेकिन जब अब ये लोहा का हो चुका है तो अब क्या है कि थोड़ा आसानी से सब कुछ हो जाएगा, तो फसल का पैदावार क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू हुआ। ठीक है, अब धान के पौधे का क्या हुआ, धान पौधे को तैयार कर उनका रोपण शुरू हुआ। ठीक है, अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। जब छिड़क के करता था तो उतना ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जब ये रोपण करके किया गया तो अब क्या हुआ, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा हो गई। फिर इससे भी क्या हो गया, इससे भी उत्पादन क्या हुआ, बढ़ गया। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, बहुत मेहनत लगता था। ये काम ज़्यादातर कौन करते थे, दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिसको कि कामकर कहते हैं। ये वर्ड याद रखना, कामकार बहुत बार आएगा। ठीक है, कमकार क्या है, कमकार, कमकार बहुत बार ये वर्ड आएगा, तो समझ जाना किसके बारे में बोल रहा है, मजदूर के बारे में। ठीक है, खेतिहर मजदूर, जिसके पास जमीन नहीं है पर वो क्या करता है, खेत में काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, तो उसको क्या बोलते हैं, कमकार। ठीक है, ये कमकार, ये वर्ड याद रखना। दास दासी समझते हो, जो गुलाम रहता है ना, दूसरे को जो लाते थे। अब यहाँ देखो, सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सूक्ष्म निरीक्षण। किसके बारे में, पहला मगध के बारे में। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। पहली बात किसको देखना है हमको, मगध को। चलो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर दिया, मगध हम देख के आते हैं। पहले देख लो लोकेशन पे कहाँ पे है मगध।
यहाँ देखो, तभी हम दिखाए भी थे। यहाँ पे यहाँ देखो, तो अभी का देख लो, ये मगध का किस एरिया में दिख रहा है? बिहार का एरिया में है ना, यहाँ पे है ना बिहार, इस जगह पे है ना बिहार ऐसे। हम्म तो इस ये मगध देख रहे हो, बिहार का एरिया में है। हम्म और इधर में यूपी आ जाएगा। हम्म और इसी तरह से क्या कहते हैं, इधर में झारखंड, ठीक है। तो इधर में वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये मगध वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे है मगध, ध्यान रखो ये क्या है, मगध। तो बिहार का रीजन में आता है मगध, ठीक है, वर्तमान समय में। लेकिन मगध सब दिख गया कहाँ पे है मैप पे। चलो अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं। रुक जाओ एक सेकेंड, इसको ज़रा मैं ठीक कर दूँ। मगध, तो मगध हमने ढूंढ लिया। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। लगभग 200 साल जैसे ही बीता उस समय में, 2 साल बीतते बीतते क्या हुआ, जब दो नया तरह का चीज़ खोजा गया ना, हल्का बना फाल और धान का रोपण का विधि, तो क्या हुआ, उसके 2 साल के भीतर भीतर मगध क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। इसका मतलब क्या था, यहाँ फसल का पैदावार ज़्यादा होता था। जहाँ फसल होगा वहाँ के लोग वहाँ पे रईस बनेंगे, अमीर बनेंगे। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती है। कौन कौन सी? गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये क नंबर यातायात, ख जल वितरण, ग जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। किस किस काम के लिए? अब देखो, यातायात, यातायात में कैसे, मान लो नदी है तो किससे लोग नौका से जा पाएगा जल्दी जल्दी, और ठीक है, यातायात में काम आ गया। और जल वितरण में, अब सभी एरिया में जल सही ढंग से पहुंचेगा, इसमें बहुत काम आएगा। और जमीन को क्या करने में, उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब 3 काम के लिए नदियाँ का इस्तेमाल बता दिया गया है हमें, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा नदी का 3 उपयोग बताए, क्या कहेंगे? यातायात के लिए, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा में क्या था? मगध का एक हिस्सा में जंगल भी था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। हाथी को क्या करता था? हाथियों को पकड़कर उसको क्या किया जाता था? ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है, कि कैसे जाना है भीड़ में, कैसे युद्ध में क्या करना है, उसका क्या काम है, तो उसको प्रशिक्षित किया जाता था और सेना का काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, ठीक है। और क्या मिलती थी? सबसे इम्पोर्टेंट, लकड़ी मिलती थी, जो कि बहुत सारे काम में आते थे। जंगलों से घर बनाने, गाड़ियाँ बनाने और रथ बनाने के लिए लकड़ी का मिल जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मतलब लोहे का जो अयस्क होता है जिसे लोहा निकाला जाता है, लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। ये क्या थे? यहाँ पे मजबूत औजार बन जाता था और हथियार भी बनने के लिए ये बहुत उपयोगी होते थे। तो देखो, सब कुछ है जो ये उस समय में तरक्की के लिए चाहिए था, वो सब कुछ था मगध के पास। अच्छा उपजाऊ था, इससे उसके पास पैसा आ जाएगा। जंगल था जिससे हाथी उसको मिल जाता था। इसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, तो मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए ये सामान मिल जाता। मतलब कुल मिला के बात क्या था कि मगध उस समय में जो तरक्की करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, हथियार चाहिए थी, रथ चाहिए थी, हाथी चाहिए थी, जो कि आगे में वहाँ पे सेना के सामने खड़ा हो पाए, ये सब सब कुछ था, ठीक है। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक, अब मगध के हम क्या पढ़ेंगे, मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए, बिम्बिसार तथा अजात शत्रु, या अजात शत्रु भी कहते हैं इसको, ठीक है, अजात शत्रु भी कहते हैं इसको। ये कहाँ के शासक थे? बिम्बिसार और अजात शत्रु। मगध की अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे, ठीक है। दूसरे जनपदों को जीतने के लिए ये हर जो जितने चीज़ का जरूरत हो वो अपनाते थे। और महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। ये भी कहाँ के थे? तो ये महापद्मनंद नाम था, ठीक है, एक और महत्वपूर्ण शासक। पहले किसका किसका नाम पढ़ चुके हैं, मगध से जुड़ा हुआ बिम्बिसार और अजात शत्रु का। और ये तीसरा कौन है? तो हम भी पढ़े 3 राजा के बारे में, एक बिम्बिसार थे, एक अजात शत्रु, और जो एक महत्वपूर्ण राजा थे उसका नाम क्या है? महापद्मनंद, ठीक है। और उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही, ठीक है। बिहार में जो है कौन मगध का राजधानी? बिहार में जो है राजगिरी, जो कि आधुनिक राजगीर कहलाता है,
कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है, और बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। बाद में जो है कि बाद में मगध की राजधानी किसको बना दिया गया? पाटलिपुत्र को, जो कि इसका पुराना नाम था, और अभी इसको क्या बुलाते हैं? पटना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आधुनिक पटना किस महाजनपद की राजधानी थी? आधुनिक पटना जो है वो किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? महाजनपद। कौन से महाजनपद की? मगध की। मगध की। 2300 साल से भी पहले की बात है। कितना साल पहले? 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मैसिडोनिया का राजा का नाम क्या था? सिकंदर। सिकंदर। ये क्या चाहता था? विश्व विजय करना चाहता था, मतलब पूरा दुनिया जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। ठीक है, वो देखो पूरा तरह से वो सफल नहीं हुआ, पूरा दुनिया जीत नहीं पाया, बल्कि वो देखो क्या क्या कर लिया। वह मिस्र और पश्चिम एशिया, मिस्र को जीत लिया, पश्चिमी हिस्सा एशिया का। ठीक है, ये मतलब हम लोग का जो एशिया का जो बायां वाला हिस्सा है, हम लोग का पश्चिमी हिस्सा जो है वो क्या किया? जीत लिया। उसके कुछ राज्यों को जीता, और वो यह कर तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच गया। कहाँ पे? व्यास नदी के किनारे पर तक पहुंचा। ठीक है, तो याद रखना कि सिकंदर कौन सा नदी के किनारे तक पहुंचा था? व्यास नदी के किनारे तक। ठीक है, और सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का। ठीक है, ये 2300 साल पहले की बात है। ठीक है, 2300 साल से भी पहले की बात थी ये बात। मैसिडोनिया का एक शासक था, इसका नाम था सिकंदर। वो विश्व विजय करना चाहता था। वह सब पूरा तो सफल तो नहीं हुआ, वह मिस्र को जीत लिया, उसके पश्चिमी हिस्सा का कुछ राज्य को, पश्चिमी एशिया का कुछ राज्य को जीता, और इस तरह से वो भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। कहाँ पे? व्यास नदी के किनारे। कहाँ पे? व्यास नदी के किनारे पहुंचा। तब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा। कहाँ पे? किधर जाना चाहा? मगध की ओर। तो उसके सिपाही ने इनकार कर दिया। ठीक है, जब वो मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने क्या किया? इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथी की बहुत बड़ी सेना थी। उसको किस बात से डर हुआ? उसका जो भयभीत हुए थे वो किन बात से डरे थे उसके सेना? कि भारत की शासकों के पास पैदल, रथ और हाथी की बहुत बड़ी सेना थी। मतलब सोचो, इतना बड़ा सेना था कि जो इंसान पूरा दुनिया जीतना चाहता था उसका भी सेना डर गया भारत के राजा से। ठीक है, तो इतना ज़्यादा बड़ा सेना था इसका। मतलब वो इस बात से हमें क्या पता चलता है? यहाँ जो मगध के शासक थे वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, यहाँ के जो महाजनपद के शासक लोग थे। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें इम्पोर्टेंट जो शब्द है उसके सिखाया गया है। गण 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 शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, मतलब बहुत बहुत सारे सदस्य अगर एक समूह में मिलकर रहते थे उसको क्या कहते थे? गण कहते थे। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग एक समूह में हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? गण कहा जाएगा। बहुत सारे लोग का जो समूह है उसको क्या कहेंगे? गण। और संघ कहते थे। संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है, ये पूरा मतलब कुछ लोगों का मिला जुला क्या था? एक संगठन या सभा था। ठीक है, तो गण लोगों के जो समूह होते थे, और संगठन क्या होता है? यहाँ पे कुछ मुख्य लोग होते होंगे, इसमें जुड़े रहते थे एक दूसरे से, वो क्या था? संघ कहलाता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विज्ज के बारे में। मगध के बारे में पढ़ लिए। मगध क्या था? एक क्या है? एक महाजनपद। तो उसी तरह से विज्ज भी एक महाजनपद। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। ठीक है, वहाँ महाजनपद के लिए क्या यूज किया गया है? राज्य। ठीक है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही विज्य राज्य था। इसके ही आसपास में एक ठो और था राज्य था, इसका नाम क्या था? विजी वजी। ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। ठीक है, ये जो को विज्ज जो है, विज्ज राज्य की राजधानी ये भी कहाँ थी? वैशाली, यानी बिहार में ही थी। तो क्या देख रहे हो? पुराने समय का जितना बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण शक्तिशाली सब राज्य था वो सब कहाँ पे था? बिहार का था। ठीक है, बिहार का ही सब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। तो विज्ज ये जो है राज्य, इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। विज्ज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, वर्तमान बिहार में। यहाँ पर अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ पे यहाँ थोड़ा एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था। ठीक है, यहाँ क्या थी? एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। यहाँ की जो शासन व्यवस्था इसको क्या कहते थे? गण या संघ। तो गण या संघ नामक शासन व्यवस्था कहाँ थी? विज्ज, यानी कि जिसकी राजधानी वैशाली थी। गण या संघ में कई शासक होते थे। इसमें क्या होते थे? बहुत सारे शासक। कई ये जैसे वहाँ था क्या था? महाजनपद में एक शासक हुआ करता था सबसे ऊपर, पर यहाँ क्या कहता है कि इसमें कई शासक होते थे। संघ या गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग
एक साथ शासन करते थे। बहुत बार क्या होता था, सारे लोग एक साथ मिलकर क्या करते थे, शासन करते करते थे, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, इसमें प्रत्येक व्यक्ति, कई जो लोग मिलकर शासन करेंगे ना, पूरा जो महत्वपूर्ण लोग का जो संगठन रहेगा, शक्तिशाली लोगों का जो संगठन रहेगा, वो मिलकर शासन करेगा, और वो सबको एक एक का नाम क्या देंगे हम, राजा। उनमें सबको राजा कहेंगे, ठीक है, अलग अलग वो एक एक क्या कहलाएगा, राजा कहलाएगा। वहाँ क्या है, महाजनपद जो था उसमें क्या था, एक राजा ऊपर हुआ करता था, वहाँ जो राज्य था। लेकिन इस विज में एक खास व्यवस्था थी, इसको क्या कहते थे, गण या संघ। इसमें क्या होता था, बहुत सारे राजा थे, पर वो सारे राजा एक साथ मिलकर जब शासन करते थे, वही राजा का जो ग्रुप था उसको क्या कहते थे, संगठन। उसी को क्या कहते थे, गण या संगठन, गण या संघ भी कहते थे उसी को। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, ठीक है, मतलब बातचीत क्या करते थे, सभा में बैठ के करते थे, और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसमें कौन कौन सब सभाएं में हिस्सा नहीं ले सकता था, स्त्रियां, दास, कमकार, और इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ठीक है। लेकिन और जो थे ये सब क्या करते थे, सभा में बैठकर बातचीत करते थे कि कौन सा काम कैसे करना है, ये सब का तय करते थे, ठीक है। तो समझ में आ गया इसका गण और संघ व्यवस्था क्या होता है। यहाँ क्या होता है, जो मुख्य लोग जो शासन व्यवस्था चलाने वाले हैं वो क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं और बातचीत करके सब मामला को हल करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सभी लोग को अलग अलग राजा कहा जाता है, ठीक ठीक है। तो गण और संघ का व्यवस्था क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखो, बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। अब इसके बाद जो अध्याय पढ़ेंगे उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध तथा महावीर के बारे में। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, ठीक है। बुद्ध और महावीर ये दोनों ही क्या थे, दोनों ही, बुद्ध तथा महावीर, बुद्ध और महावीर दोनों ही क्या थे, गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बुद्ध साहित्य में किसका बारे में बताया जाता है हमें, संघ के बारे में। संघ का जो जीवन होता है ना, किस तरह से वो लोग बात सब कुछ करते थे, जीवन शैली उसका क्या था, उसके बारे में बहुत अच्छा किसमें बताया गया है हमें, बौद्ध साहित्य में, ठीक है। अब देखो, विज संघ, एक सेकंड रुक जाओ जरा, इसको एडजस्ट कर दे ठीक से, हाँ चलो ठीक है। अब देखो क्या कहता है, विज संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से लिया गया है। विज संघ का जो हमें वर्णन है, विज संघ का जो वर्णन है, ये हमें कहाँ मिलता है, दिघ निकाय, ठीक है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दिघ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। तो देखो, विज संघ का जो वर्णन है हमें कहाँ से मिलता है, दीघ निकाय से। और दीघ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना, जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें जिसमें बुद्ध जो है ना, बुद्ध, इसके कई व्याख्यान दिए गए हैं, करीब 2300 साल पहले लिखा गया, ठीक है। कितना साल पहले लिखाया गया है, लगभग इसको 2300 साल पहले। अजात शत्रु या अजात शत्रु इसका नाम है, और विजी संघ या और वजी संघ, किसके बारे में पढ़ेंगे अभी, अजात शत्रु और वजी संघ के बारे में। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था, ठीक है। किसके पास भेजा था, हाँ, तो वस्कार को बुद्ध के पास भेजा था सलाह के लिए। तो अजातशत्रु कहाँ पे आक्रमण करना चाहते थे, विज संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ये बात ध्यान रखना कि पूछा जाएगा कि विज संघ पर कौन से ये मगध के जो राजा थे आक्रमण करना चाहते थे, अजातशत्रु, ठीक है। उन्होंने अपना, इसका एक मंत्री था जिसका नाम था वस्कार, ठीक है, को बुद्ध के पास भेजा था सलाह के लिए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। ये बात कौन पूछा, बुद्ध ने पूछा। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वजीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। मतलब जब तक वजीवासी तक नियमित सभाएं करते रहेंगे तब तक तरक्की करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तब तक वो उसके लिए सब अच्छा रहेगा। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे तब तक वो तरक्की करते, विकास करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे तब तक वजीवासी क्या करेंगे, तरक्की करते रहेंगे। ये बात किसने कहा, किसने कहा ये बात, बुद्ध ने।
देखो देखो वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये बात कौन कहे? बुद्ध कहे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे तो वो बहुत दिन तक विकास करते रहेंगे, विकासशील रहेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। बहुत सारे जो मत को ये करने वाले हैं, अलग अलग मतों को ये करने वाले जो संत लोग हैं उसका सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक विज्ज क्या करेगा? विकास करते रहेगा। ये सब बात किसका है कहा हुआ? बुद्ध का कहा हुआ बात है। अब यहाँ देखो, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जिताना चाहते थे। ठीक है, इन संघों को क्या करते थे? जिताना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इनके उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। देखो, बहुत सारे शक्तिशाली राजा थे जो क्या करते थे? जीतना चाहते थे कि दूसरे राज्य को। ठीक है, इसके बावजूद भी क्या हुआ? वो राज्य अब से 15 साल, लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। अब से 1500 साल तक पहले क्या हुआ? ये सब शासन व्यवस्था चलता रहा। इसके बाद क्या होता है? 1500 साल पहले क्या होता है कि गुप्त शासक लोग आते हैं। ठीक है, और वे ये गण संघ पर क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं और उसे अपना राज्य में शामिल कर लेते हैं। इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे कि कैसे शामिल किए, क्या हुआ। ठीक है, गुप्त वंश कैसे आया, ये कैसे इन सबको जीता, ये कर लिया, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अब अन्यत्र इसमें देखो, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। किसको ढूंढने बोल रहा है? यूनान और एथेंस को ढूंढने बोल रहा है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने, कितने साल पहले? 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। ठीक है, 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे क्या कहा गया? प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। ठीक है, प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। तो पहली बार ये कौन किए थे? एथेंस के लोग ने किए थे। ठीक है, कब कब किए थे? 2500 साल पहले। तो पहली बार गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2500 साल पहले। यह लगभग 200 सालों तक चली। ये जो व्यवस्था है, गणतंत्र व्यवस्था, लगभग कितने सालों तक चली? 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, इसमें क्या थे? 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। पूर्ण नागरिकता प्राप्त का मतलब ये होगा कि वो राजा कैसे चुनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सबकी नागरिकता उसके पास, वो कर सकते थे। वो खुद ये बात का विचार विमर्श कर सकते थे, सोच सकते थे अपने आप में। लेकिन वो क्या था? उसके लिए 30 वर्ष से ज़्यादा हो और वो दास नहीं हो, मतलब किसी का गुलाम नहीं हो। ठीक है, वहाँ यह सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ठीक है, वो कितने बार? वो जो सभा थी, सभा जो है महत्वपूर्ण विषयों पे निर्णय लेने के लिए थी और ये साल भर में कितने बार बुलाई जाती थी? कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी, मतलब सभा लगेगा। ठीक है, तो एक साल में कम से कम कितना बार? 40 बार। ठीक है, 200 साल पहले तक चली थी ये व्यवस्था। इसमें पूर्ण नागरिकता किसको प्राप्त था? जो 30 साल से उम्र के में 30 साल से बड़े हो और क्या हो कि वो किसी का गुलाम नहीं हो या दास नहीं हो। इन सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। सभा का क्या खासियत था? क्योंकि ये गणतंत्र था, वो प्रजातंत्र था, यानी कि वहाँ पे क्या करते? सभी नागरिक सभा में भाग ले सकते थे जिसको पूर्ण नागरिकता प्राप्त हो। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। पदों की नियुक्तियां किस आधार पर की जाती थी? लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। सभी लोग क्या करते थे? सभी नागरिक सेना और नौसेना में, ठीक है, अपनी सेवाएं देनी होती थी। अनिवार्य था कि वो सेवा देगा ही। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। औरत को क्या कहा था? नागरिक नहीं कहा जाता था। ठीक है, नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। और व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक है, नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं प्राप्त था। तो क्या समझे कि किसको किसको अधिकार प्राप्त नहीं था? वहाँ पे जो व्यापारी शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने आए थे, काम करने आए थे बाहर से, ये विदेशियों को भी नागरिकता नहीं मिला। ठीक है, और क्या कहते हैं? एथेंस में जो है कि खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को, जो दास लोग थे, उसको भी नागरिकता नहीं मिला और महिलाओं को भी नागरिकता नहीं दी गई। ठीक है, बाद बाकी जो 30 साल से बड़े थे और क्या कहते हैं, दास नहीं थे, उसको
उसको क्या मिल गया, पूरा नागरिकता मिल गया और वो सब सभा में भाग लेते थे। तो इसको क्या कहते थे, प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, अब इधर क्वेश्चन है देख लेना। चलो यहाँ पे थोड़ा उपयोगी शब्द देख लेते हैं। राजा समझ गए, अश्वमेघ समझ गए थे, एक तरह का यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़ा को आज़ाद छोड़ दिया जाता था। वर्ण समझ गए थे कि इसको समाज को 4 वर्णों में बांट दिए थे पुरोहितों ने। एक था ब्राह्मण, उसके बाद थे क्षत्रिय, उसके बाद थे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र, जिसको कि कोई भी अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार नहीं था और स्त्रियों को भी शूद्र में रखा गया गया था। उसके बाद हम क्या देखें, जनपद, तो जहाँ पे मतलब जहाँ पे जन के जो रहने के जो स्थान थे उसे क्या कहते थे, जनपद कहते थे। उसके बाद महाजनपद है, इसी में कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, वो क्या हो गया, वही जनपद क्या बन गया, महाजनपद बन गया। उसके बाद किलेबंदी, चारों साइड जो मतलब ईंट लकड़ी या फिर पत्थर के जो दीवार बना दिए जाते थे उसे क्या क्या कहा गया, किलाबंदी। सेना समझ गए, वो क्या किया जाता था, परमानेंट रख दिया गया था। ठीक है, आहत सिक्कों में उसका भुगतान किया जाता था और उसे साल भर रखा जाता था अच्छे से, मतलब उसका नियुक्ति हो चुका है, मतलब उसको परमानेंट सेना हो गया था। कर क्या था कि कर व्यवस्था में हम देखें कि जो टैक्स पे करता था फसल पे कितना था, 1/6 हिस्सा देना पड़ता था फसल पे कर। और पौधे रोपण मतलब धान रोपने का एक चीज़ मिल गया था इस समय में। ठीक है, धान रोपण का विधि मिल गया था और खेती करने के लिए क्या होता, हल का जो फाल होता है वो किसका बना होता था, लोहा का बन गया था। पौधे रोपण समझ गए। गण अथवा संघ क्या था, ये विज की खासियत थी, जहाँ पे हमने क्या देखा कि उसमें हम कुछ जो महत्वपूर्ण लोग थे वो संगठन बना के शासन करते थे। ठीक है, मिल के कार्य करते थे। और उसके बाद प्रजातंत्र देखिए हम लोग, जो कि एथेंस के बारे में हमें बताया गया, तो समझ में आ गया। और प्रजातंत्र में पूर्ण नागरिकता किसको प्राप्त थी, जो 30 साल से बड़े हो और किसी की दास नहीं हो। ठीक है, और स्त्रियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं था और शिल्पकार लोगों को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं था और जो विदेशी लोग यहाँ पे आके रह रहे थे उनको भी ये अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। तो ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख लेना, खुद से कर लेना जो क्वेश्चन होगा। अब उसके बाद यहाँ देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई है, मैं ये भी देख लेते हैं। नए शासन लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद कब था, 3000 साल पहले। और सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण भी कब कब हुआ था, लगभग 2300 साल पहले। किस नदी के तट पे आए थे, ये देखो सिकंदर के बारे में वर्णन जो है ना हमें दिग् निकाय में मिलता है। दिग् निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ था, है ना, उसी में मिलता है हमें इसके बारे में भी पता कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था 2300 साल पहले। ब्यास नदी के तट पे आने के बाद इसकी सेना इनकार कर दी थी इधर आने से। ठीक है, उसके बाद गण या संघ राज्यों का अंत। ठीक है, और इसके बारे बाद में हम देखेंगे कि 1500 साल पहले क्या होता है, गुप्त वंश क्या करते हैं, इन गण और संघ पे क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया हमें। अब देखिए, अब नेक्स्ट चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है।